तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे बिल्कुल नए क्रिस्प पॉडकास्ट की सीरीज में, जहां पे मैं हर एक हफ्ते एक नया पॉडकास्ट लाऊंगा जिसमें होगी एक अलग शख्सियत जो कि मेरी तरह इंडिया से या किसी और देश से कनाडा में आए और उसके बाद वो स्टूडेंट बने या फिर सीधा ही जॉब करनी शुरू कर दी। तो इस तरह करते करते उन्होंने यहाँ पे एक और अपना घर बनाया। तो एक घर इंडिया में मेरी तरह और एक घर कनाडा में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एपिसोड हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज में, जिसके में मैं पहले शख्स को बुलाऊंगा जो कि मेरा दोस्त भी है, जिसका नाम है भुवन चोपड़ा जी। तो भुवन यहाँ पे 2018 में कनाडा आए। उसके बाद इन्होंने शुरू करा अपना स्टूडेंट वाला सफ़र, और स्टूडेंट सफ़र के बाद सफ़र इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला सफ़र। और सफ़र शुरू करने के बाद इन्होंने अपनी जॉब ली और उसके बाद इन्होंने डॉलर कमाए, डॉलर छापे पूरे। और उसके बाद फिर इन्होंने पीआर ली और पीआर जर्नी के बाद इन्होंने ले ली सिटीजनशिप। तो अब ये पूरे पक्के कनाडा वाले बन चुके हैं। हम कम बोलते हैं और एनआरआई भुवन जी से ही पूछते हैं उनके बारे में थोड़ा। थैंक यू जी। मैं पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि मेरे से आप अपना पहला सीरीज का पहला एपिसोड शुरू कर रहे हो। जहाँ की बात है डॉलर कमाने की, मैं दर्शकों को बता दूं कि इतने भी डॉलर नहीं कमाए कि हम अंबानी बन गए कनाडा के। तो फिर भी डॉलर तो आपने छापे ही है ना। हाँ, वो तो देखो कोई जो नॉर्मल आईटी में वर्किंग प्रोफेशनल जो होता है उतने इतने डॉलर कमा ही लेता है। बट जहाँ तक मैं अपना जर्नी के बारे में बताऊं तो 2018 में मैं आया था एज अ स्टूडेंट से फिर हमने वर्क परमिट पे गए, अपनी आईटी में जॉब करी। और हालांकि मैं अपना बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि मैं पहले नॉन आईटी में था बैक इन इंडिया, बट चेंज किया, आईटी में आया और फिर वर्क परमिट से पीआर हुए, फिर सिटीजन हुए। तो धीरे धीरे आगे स्टेप। अरे वाह। तो दोस्तों इसमें एक मजेदार बात ये निकली कि भुवन जी ने नॉन आईटी से आईटी में स्विच करा। तो कईयों को बड़ा लगता है ऐसे, यार कैसे करेंगे, पर ये मुश्किल होता है, बट ये संभव है। तो अब हम ऐसा करते हैं भुवन, एक बार थोड़ा ना स्विच बैक करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं थोड़ा। तो इंडिया में शुरू करते हैं। अभी ऐसे समझते हैं कि हम अभी कनाडा में है ही नहीं है, ठीक है, और हमारा अभी प्लान आउट का सफर शुरू हुआ है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये भुवन के दिमाग में वैसे क्या आया कि कनाडा का कीड़ा कहीं है, क्या कहीं, सब में तो एक बार लगता ही लगता है। तो कनाडा का कैसे शुरू करा आपने? आप सबसे पहले इंडिया में करते क्या थे? तो जी मैं बाकी काफ़ी जो हमारे इंडियन मेल स्टूडेंट्स होते थे उनकी तरह मैं भी एक इंजीनियर की तरह रहा। अच्छा। इंजीनियरिंग करी। फिर वो अंदर से तो हम है ही पंजाबी, तो पंजाबी और कनाडा का रिश्ता कुछ अलग ही होता है, वो सबको पता है। पंजाबी और कनाडा का रिश्ता ऐसा होता है जैसे छोले और चावल का हो गया या राजमा चावल का हो गया। राजमा चावल बिल्कुल ये अलग। तो फिर हाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ कि भाई हाँ इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग भी इसीलिए की थी कि चलो मैथ्स अच्छा था हमारा, तो बाकी हमारे साइंस और इंग्लिश साइंस में अच्छे आते थे बिकॉज फिजिक्स वहाँ पे मैथ्स की तरह ही थी। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, इन सब में थोड़ा हाथ टाइट था। बिल्कुल जी। मैं बता दूं, ऐसे कोई शर्म की तो बात है नहीं है, हमने भी आइल्स का पेपर दिया है। तो मेरे सब में नंबर सही थे, 8.5, बस स्पीकिंग में मेरे 6.5 थे। तो फिर इंजीनियरिंग कर ली। फिर इंजीनियरिंग से हमें कॉलेज से ही जॉब मिल गई सैमसंग इंजीनियरिंग में। वाह जी वाह, सैमसंग में। और मजे की बात यह सैमसंग के फोन से ही वीडियो शॉट करी गई है। हाँ जी। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेटअप नहीं है ये। लग रहा है सैमसंग से इनको चेक आएगा एक अलग से कोलैबोरेशन का। तो हाँ, पर सैमसंग पे थे। चलिए आगे फिर। तो फिर हाँ सैमसंग में देखो मैंने 3 साल जॉब करी एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और हाँ जैसे नए आप इंजीनियरिंग में घुसते हो तो आप देखते हो आसपास ना माहौल कैसा है। और उस टाइम माहौल था कि भाई हाँ जो आपके काफ़ी पुराने लोग होते थे जो लाइक अराउंड 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो डिसाइड करते थे कि भाई आपके डिज़ाइन कैसे होंगे। जो हमारे जैसे फ्रेशर्स होते थे वी जस्ट फॉलो देम। वही भेड़ चाल जैसे मैंने करा वैसे भुवन ने भी कर दिया। मेरा भी, मैं अपना किस्सा कभी और बताऊंगा, पर मेरे को तो एक ही
अब दोस्त कहें, दोस्ती कहेंगे उसको, एक दोस्त ने बोला और हम आ गए, पर वो अगली कहानी अलग होगी। हाँ। अभी भुवन पे आते हैं। तो फिर 3 साल रहा मैं सैमसंग में, और धीरे धीरे पता लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं वही काम 3rd ईयर में कर रहा था जो मैं 1st ईयर में कर रहा था। बिल्कुल। हालांकि बाकी आपका पे इंक्रीज होता रहता है, बट बंदे को एक अंदर से होता है कि मेरे को ग्रोथ भी चाहिए। राइट। तो उस टाइम फिर हमें इंजीनियरिंग के बाद जो अगला कीड़ा लगा वो था एमबीए का कीड़ा, कि हाँ भाई चलो सारे एमबीए कर रहे हैं, तैयारी कैट कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स भी थे वो भी कैट की तैयारी कर रहे थे। हमारा टाइम ऐसा था उस टाइम ना, 2018 का 2017 का, कैट कर लो, हाँ। AIEEE दे दो, गेट कर लो, मतलब पेरेंट्स का भी ऐसे होता है पेरेंट्स ना का कि भी ऐसे चलो होता पहले है। 12th कर लो, हाँ, ये फिर लाइफ सेट है, फिर इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सेट है, राइट, फिर एमबीए पे आगे की ये बात। कर लो लाइफ सेट, ये कर लो हाँ। लाइफ सेट, ये कर लो लाइफ सेट। हाँ। तो अभी भी हम ये कर रहे हैं, लाइफ तो सेट हो ही नहीं रही। तो फिर मैंने सोचा चलो एमबीए का मैंने ट्राई किया, वही भेड़ चाल चल रही थी, बट उस टाइम आंखें नहीं खुली थी। फिर आंखें जब खुली तो पता लगा कि नहीं यार, कुछ जिसमें खुद का इंटरेस्ट है वो करते हैं। और उस टाइम 2017 की बात है कि एआई, मशीन लर्निंग, ये सब बज़वर्ड्स सुनने में मिल रहे थे। मेरे एक सीनियर भी हैं कंपनी में, उन्होंने मुझे बताया कि ना ये न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं तो उसमें थोड़ा देख। फिर मैं थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज भी करता था। और मशीन लर्निंग क्या है जी, मशीन लर्निंग मैथ्स ही है, राइट, बट इट्स ऑन टॉप ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आपका एआई का जो बेस मॉडल है वो मशीन लर्निंग ही है। तो वो मेरे को काफ़ी, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं इसको सीखूं। फिर मैंने कहा यार एमबीए में भी उतना ही पैसा लगाना है इंडिया में, है ना, और आपको सेम फीस स्ट्रक्चर में कनाडा में ऐसे बज़वर्ड्स वाली जो टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है, लेटेस्ट जो फ्यूचर है जिसका, सेम उसमें आपको मास्टर्स की डिग्री का कोर्स मिल रहा है। राइट। तो व्हाई नॉट। ऊपर से ऑब्वियसली मेरा कज़न भी 1 साल पहले कनाडा मूव हुआ था, तो मुझे रहा कि चलो यार पंजाबी हैं और कनाडा तो करना चाहिए अप्लाई। एमबीए में भी मैंने आई थिंक 2-3 साल तो लगा दिए थे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। अब काफी टाइम वेस्ट हो गया, हाँ। एक ही तरफ फोकस कर। जॉब के साथ साथ ही कर रहा था मैं, लेकिन फिर वो ना ऑब्वियसली अगर आपको जब मिलता नहीं है आउटकम तो आपको लगता है कि हाँ Frustration कुछ हो जाती है, और कुछ कुछ करो। और किया जाए। तो मास्टर्स अप्लाई की और लकीली साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वहाँ से एडमिशन आया और फिर अपना वीज़ा का प्रोसेस हमने खुद ही शुरू किया। बिल्कुल सही। तो ये तो बात हुई, आपने सैमसंग के साथ में शुरू कर दिया अपना देखना कि भाई कनाडा में आना है। बिल्कुल। और उसके बाद पेपर वगैरह दिया, वीजा का प्रोसेस करा, साथ साथ सारा कुछ करना शुरू कर दिया। तो अब बात करते हैं, आप कनाडा में लैंड हो गए, 2018 में लैंड हुए, है ना? हाँ जी। तो लैंड हो गए, तो पहला जब आपने यहाँ पे कदम रखा, पहला माइंड में कमेंट क्या आया लैंड होते ही? सबसे पहले तो साफ हवा, ओह, कि भाई ऐसी भी है, साफ हवा भी मिलती है। हालांकि चंडीगढ़ में भी थी साफ हवा, बट कुछ पॉल्यूशन तो होता ही था वहाँ पे, खासकर नवंबर के टाइम पे। फिर थोड़ा बहुत कल्चर शॉक भी हुआ कि, है ना, कि यहाँ पे सिस्टम अलग है, इंडिया में सिस्टम अलग है। हॉकिंग नहीं है बिल्कुल भी, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, और सब सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। इवन ट्रैफिक भी अगर है तो बहुत ही तरीके से चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए ये तो अच्छी बातें होगी। बेकार क्या लगा ये बताइए? बेकार कुछ मैं तो नहीं कहूँगा कुछ ऐसा कुछ बेकार था। कनाडा सब अच्छा ही था, बस दूर था बड़ा। दूर तो लग जाते हैं भाई, 14 हाँ। घंटे की फ्लाइट। हाँ। अब तो एयर कनाडा की वो भी बंद हो गई। जब मैं भी आया था एयर कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो पता ही नहीं चला था। अब तो भाई सारी ब्रेक फ्लाइट मिलती है। एनीवेज, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए लैंड भी हो गए कनाडा में। सबसे पहले आपको ठिकाना कहाँ पे मिला, और मिला तो वो कैसे मिला? मैं तो सबसे पहले मैं बहुत ही कैजुअल तरीके से आया था कि भाई मैं 2 दिन का एयरबीएनबी बुक करूंगा। अच्छा। 2 दिन में मैं फटाफट रेंट का इंतजाम अपना कर लूंगा, और अपना मंथ टू मंथ या जैसे भी लीज है यहाँ पे मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। तो 2 दिन में रुका, ऊपर से स्लीप भी नहीं ठीक हुई, क्योंकि भाई अब
आपको जाना है शाम को, आपको नींद तो ठीक भी करनी है ना पहले, तो उसमें टाइम लग गया। फिर रात को मेरे साथ क्या हुआ, एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने लैंडलॉर्ड को किसी को नंबर लिया फेसबुक मार्केट प्लेस से, कुछ अराउंड 10 बजे होंगे। अपने इंडिया में तो बड़ा कॉमन है कि 10 बजे फ़ोन कर सकते हो आप, 12 बजे तक तो सोते ही हैं लोग। अगले ने ऐसा जवाब दिया कि क्यों कर दिया मुझे फ़ोन 10 बजे। यहाँ मेरे को फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई नहीं यार, यहाँ पे लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं, अपना 7-8 बजे कर लेते हैं, 10 बजे तो सो ही जाते हैं। और पहले आपको टेक्स्ट करना है, फ़ोन नहीं करना है। टेक्स्ट करिए, उनको बताइए कि हाँ आप इस पर्पज़ के लिए मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। फिर अगर वो आपको रिप्लाई दे रहा है तो कॉल, एकदम से कॉल नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा रिजर्व्ड कल्चर होता है, आप पहले मैसेज करके पूछो। इवन कि हमने भी देखा है, हमारे तो चलो टच वुड का ही बना हुआ है सारे दोस्त बढ़िया है, पर यहाँ तो भाई देखा है कनेडियन भी अगर हो या कोई यहाँ वाले भी हो, वो पहले मैसेज करते हैं भाई दोस्तों में भी कि भाई आए ना आए ना आए। इंडिया में तो होता है भाई दरवाजा खोलो अंदर घुस जाओ, भाई रोटी खा के निकलो। बिल्कुल, यहाँ उल्टा होता है। उसके बाद हाँ जी, एयरबीएनबी तो ले लिया मैंने, अपना बर्नबी में एक लिया था, 2 दिन घूमते रहे। प्रेफरेंस थी कि हाँ यूनिवर्सिटी के साथ ही हो, कहीं आसपास ही हो, है ना, ट्रैवल करना ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी वाड़ी तो सोचता ही नहीं बंदा। आता है बंदा अपना पब्लिक ट्रांसिट, स्टूडेंट में यहाँ पे इनको मिलता है, यहाँ पे कार्ड मिलता है जिसमें प्री फंडेड आपके डॉलर्स होते हैं, और वो ट्यूशन के साथ ही आपके उसमें सब सब्सिडाइज होते हैं। तो हर स्टूडेंट ट्रांजिट यूज़ कर सकता है यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो यही था कि हाँ ट्रांजिट के आसपास हो, बर्नबी वगैरह देख रहा था, साथ में एयरबीएनबी की डेट भी ख़त्म होने वाली थी। फिर कुछ मिला ही नहीं मेरे को, मैंने फिर एक और एयरबीएनबी बुक किया, वो भी 2 दिन का किया। वो मैं फिर गया बर्नबी से कोकुटलम, मैं कहा थोड़ा और यूनिवर्सिटी के पास चलते हैं। 2 दिन वहाँ भी फिर सेम स्ट्रैटेजी यही कि भाई सामान वामान सुबह खाया पिया अपना, मैसेज करे लोगों को कि भाई हाँ आई एम इंटरेस्टेड, मैं आ सकता हूँ। निकल पड़े, कभी बस से इधर जा रहे हैं गूगल मैप्स करके, कभी उधर जा रहे हैं आंधी। दिन में 4-5 व्यूइंग्स कर ली, फिर भी समझ नहीं आ रहा किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में रूममेट कोई और है। तो हालांकि होता ही है डर भी, हाँ भी कैसे कैसे रूममेट्स होंगे। तो हालांकि मैं रहा हूँ अपना इंडिया में भी घर से बाहर, बट कनाडा तो फिर है ना, यू हैव डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट एथनिसिटीज हैं। फिर मेरे को फाइनली एक ऐसा घर मिला जिसको हम घर तो नहीं कह सकते, लेकिन लैंडलॉर्ड से मैंने जो पूछा कि सर कोई बता दो कोई रूम, कहते रूम तो सारे बुकड हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रखे थे। तो कहते हाउस ऑन व्हील्स है, मोटर होम। अच्छा, तो मैंने कहा क्या ये क्या मतलब हुआ? कहते आरवी बोलते हैं। आरवी बोले तो रिक्रिएशनल व्हीकल। तो भाई जैसे वो स्वदेश मूवी में दिखाते हैं शाहरुख खान वो चला के जा रहा होता है, यूं ही चल रहा ही, वही आरवी यहाँ पे रियल लाइफ में भी देख लिया हमने। हाँ, तो उसमें काफ़ी मज़ा आया। स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगा, बट चैलेंजेस भी थे काफ़ी, क्योंकि वो नॉर्मल घर तो नहीं था। बट मज़ा आया, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बना। और थोड़े चैलेंजेस मैं कह सकता हूँ कि जैसे पानी, रनिंग वाटर, क्योंकि उसका स्टोरेज वाला सिस्टम था। हालांकि लैंडलॉर्ड ने बोला कि हर 2-3 दिन में स्टोरेज क्लियर कर दूंगा और कर दूंगा हेल्प, बट मैंने कहा यार लैंडलॉर्ड को क्यों इतना तंग करना। साथ में ही घर था, तो मैंने फिर एग्री कर लिया चलो वॉशरूम हम घर का यूज़ कर लेंगे, आरवी साथ में पाल गए, आरवी हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। सबसे बढ़िया था आरवी में कि रात को भी अगर आपको कुछ काम करना है या म्यूज़िक सुनना है, आप आराम से बिना किसी को कोई प्रॉब्लम दिए यू कैन डू दैट। हाँ, तो ये वाला एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफरेंट था। भाई आरवी में देखो मज़ा तो है, पर रोज़ जो रहता है उसको पता होता है असली दिक्कतें क्या होती है। जैसे सिंपल सी बात अभी भुवन भाई ने बताई, वॉशरूम अलग था, तो भाई रात को वॉशरूम आ जाए, कोई पानी पी ले, कैंपा पी ले, या पार्टी चल रही हो, फिर वॉशरूम के लिए भागो। और ठंड में तो और दिक्कत, ऊपर से यहाँ पे वैंकूवर बना हुआ है, वैंकूवर कहते हैं, तो भाई बारिश आ रही हो तो और बारिश में भागो वॉशरूम जाने के लिए।
तो भाई ये सब चीज़ें भी सोचनी पड़ती है। बाहर बाहर से देखने में मज़ेदार लगता है, पर कभी कभी दिक्कतें भी आ जाती हैं। आरवी यहाँ पे लोग ज्यादा घूमने फिरने के हाँ, लिए भी दूसरा चलो। यहाँ का कल्चर है आरवी का थोड़ा, मैंने हाँ। देखा है आरवी चलाते रहते हैं लोग गर्मियों में स्पेशली। हाँ, 4 दिन की बुकिंग कर ली, आरवी ले गए, और जो भी आपका वेस्ट हुआ या जो भी स्टोरेज हुआ, वाटर टैंकर आपने पहले ही लेके चले गए, 4 दिन जो यूज किया वही हो गया, तो उसमें आपको कोई कनेक्शन नहीं चलो चाहिए। ये तो बात हुई आरवी की। अब भुवन लैंड भी कर गए, ठिकाना भी मिल गया। खाने की एक और मजेदार भुवन भाई ने बात बताई कि बाबा जी की मेहर से भुवन को आरवी एक वहां मिली जहां बाबा जी का घर था, तो उसका भी थोड़ा बताइए। कनाडा में थे हम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आते हैं नॉर्मली, तो उनको भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, तो गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए यहाँ पे, वहाँ पे उनको एक बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। किसी को कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी रहने सहने की प्रॉब्लम हो, तो बाई चांस ही था कि जहाँ आरवी थी उसके अगली ही गली में गुरुद्वारा साहब था, तो कभी फ्रेंड्स के साथ हम चले जाते थे वहाँ पे, अपना वीकेंड पे या वीकडेज में भी मत्था टेक लिया, थोड़ी देर बैठ गए, लंगर छक लिया। बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट लाइफ में सबने किया होता है। तो आरवी भी हो गई, खाना पीना भी हो गया। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई आपने बताया एसएफयू से करी। एसएफयू यहाँ की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है आफ्टर यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ से मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम करा। तो आपने जैसे बाकी बच्चे आके करते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, आपने वो सब कुछ करा या? मैंने सोचा था कि मैं सारा टाइम अपना स्टडीज पे लगाऊं, असाइनमेंट्स करूं और प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दूं, और अगर मैं स्टडी में अच्छा रहूंगा तो फिर मेरे को बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ है जो आपको भी ध्यान में रखनी है कि भाई अगर आप यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करो तो बाद का फ्यूचर सेट हो ही जाता है जल्दी। तो बस यही था कि हर हफ्ते असाइनमेंट्स। इंडिया में तो आपको पता ही है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते थे। हम इंजीनियरिंग करके जो आते हैं बच्चे, उनका यही रहता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लिया और एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद भूल। लेकिन यहाँ पे ऐसा वो सिस्टम नहीं होता। इंडिया में चल जाता है, रोड लर्निंग चल जाती है, यहाँ पे सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिकल। तो लैब्स होती थी हमारी, हर हफ्ते असाइनमेंट सबमिट करनी होती थी, तो काफ़ी मेहनत करी असाइनमेंट। यहाँ पे ये फ़र्क है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में तो जाओगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ज़्यादा, बट अगर आप अच्छे कॉलेज में भी जा रहे हो तो उनका भी ऑलमोस्ट करिकुलम सेम ही होता है। वहाँ प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया होता है। तो अपना फोकस रखो कि जो जो असाइनमेंट्स मिल रही है और टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो टू द पॉइंट, उसके साथ साथ रहो और आप आराम से उसको क्या कहते हैं क्लियर कर सकते हो। हमने पढ़ाई भी कर ली अपनी पढ़ाई, उसके बाद ये बताइए आपका जॉब मार्केट में ट्रांजिशन कैसे हुआ? कोई इंटर्नशिप वगैरह भी थी यहाँ पे? हाँ, तो मेरा जो कोर्स था 16 मंथ का था, बट उसमें 4 मंथ इंटर्नशिप मैंडेटरी थी। तो जनरली आई थिंक आफ्टर 2 सेमेस्टर्स आपको 3rd सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी पड़ती है यहाँ पे। तो मेरी इंटर्नशिप लगी यहाँ पे वैंकूवर में, एक कंपनी थी, उसमें मैं एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, कोऑप थी मेरी, उसमें 4 महीने की इंटर्नशिप थी, सीखने को मिला। दैट वाज माय फर्स्ट कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो काफ़ी चीज़ें पता लगी कि भाई इंडिया में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा। आपका जो यहाँ का वर्क लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में बहुत ही मुश्किल है क्लियर बाउंड्री बनाना वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में। सब सहमत करते होंगे मेरे साथ, सहमत रहते होंगे। लेकिन कनाडा में बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। शाम को 4 या 5 बजे के बाद आपको मैसेज नहीं करेंगे कोई ज़्यादा काम से रिलेटेड, अनलेस कोई रेयरली केस में अर्जेंट हो। तो वो काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ तो जैसे मैं भी अपनी कंपनी में काम करता हूँ, अगर मुझे छुट्टी चाहिए होती है मैं मैसेज करके मैनेजर को बता देता हूँ कि मैं इस दिन छुट्टी ले रहा हूँ। जबकि इंडिया में उल्टा होता था, वहाँ हम पूछते थे क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ, यहाँ होता है मैं छुट्टी ले रहा हूँ।
मैंने सैमसंग में भी काफ़ी वीकेंड पे भी काम किया, बल्कि वहाँ पे आपको कुछ 200-300 रुपये पर आवर का एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलता था। उल्टा वहाँ हम क्या करते थे इंडिया में, कई बार ऐसे होता था कि यार चलो पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा ले लो हाँ। बस वो वर्क लाइफ बैलेंस ला देते हैं। नो डाउट काम करना अच्छी बात है, बट साथ साथ अपना मेंटल प्रेशर भी देखते रहो, चेकअप करते रहो कि भाई मैं बिल्कुल ही मेंटली कंज्यूम तो नहीं हो रहा काम में। उसके बाद आपका पूरा बर्नआउट होते हो, फिर आप काम करने का ही नहीं मन करता। तो ये जब यंग होता है ना आदमी, उसको होता है कि बस काम करवा लो मेरे से, बिल्कुल एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी तो मैं कर लूँ मैनेज। हाँ, बट यहाँ पे आके पता लगा आपका वर्क लाइफ बैलेंस कितना जरूरी है। राइट। तो फिर इंटर्नशिप ख़त्म हुई, तो फिर लास्ट सेमेस्टर बचा था, फटाफट रैप किया। हालांकि मैं जब पढ़ रहा था यहाँ पे तो बीच में ऐसा भी लग रहा था कि फटाफट स्टार्ट ख़त्म हो और मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस में फुल टाइम ज्वाइन करूँ, क्योंकि मास्टर्स करना भी यहाँ पे इजी नहीं था। तो मैं तो लास्ट के सेमेस्टर में बस काउंट करता रहता था कि हाँ भी अब 10 दिन बच गए, 5 दिन बच गए, उसके बाद हम आज़ाद हैं, उसके बाद हम फुल टाइम वर्क करेंगे और डॉलर्स कमाएंगे, छापेंगे। तो ये रहता था। फिर हाँ, दिसंबर 2019 में ग्रेजुएट हुआ। फिर हाँ, जॉब सर्च में थोड़ा टाइम लगा, जनवरी फरवरी में। तो फिर उस टाइम पार्ट टाइम में थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो मैंने पार्ट टाइम में एक स्टोर पे काम किया अपने फ्रेंड के साथ। फिर आपको पता ही है, मार्च 2020 में कोविड आ गया। हाँ, तो उस टाइम मेरे प्रोसेस चल रहा था इंटरव्यू का, वर्चुअल इंटरव्यूज ही हो रहे थे। तो कंपनी से मेरे पास ऑफर आया, एक कंपनी मैंने ज्वाइन भी कर ली अप्रैल में। अच्छा। फिर दूसरी कंपनी ने भी ऑफर कर दिया, और मेरे को रीलोकेशन का भी ऑफर आ रहा था कि मेरे को ओंटारियो मूव होना पड़ सकता है। बट मैंने वैंकूवर चूज किया, क्योंकि यहाँ का मेरे को नेचर, वेदर काफ़ी बढ़िया लगा, और ठंड के मामले में भी वैंकूवर मैं कहूँगा द बेस्ट सिटी। हाँ जी, ये कोई हमने वॉलपेपर तो लगाया नहीं। हाँ, बिल्कुल जो बाहर है वही सच है इस टाइम पे। हाँ। और वैंकूवर तो पता ही है आपको, ऑल ओवर कनाडा स्वर्ग टाइप ही है एक तरह से। तो मेरे लिए ज़्यादा हार्ड चॉइस नहीं थी, मेरे को तो वैंकूवर ही रहना था। तो फिर उसके बाद हमने सेव ऑन फूड्स कंपनी से ज्वाइन कर लिया। इसमें मेन फोकस करने की ये चीज़ थी कि भुवन ने अपने जो करिकुलम था, प्रोग्राम था, उस पर फोकस करा। इवेंचुअली जॉब लग गई भुवन की वहाँ पे। भुवन ने मुझे ये भी बताया कि लोन पे भुवन आया हुआ था, बट वो इवेंचुअली पे ऑफ कर दिया, क्योंकि बाद में जॉब लग गई, उससे फटाफट पे ऑफ हो गया। तो वही होता है मेन, आपको प्रायोरिटी रखनी है अपनी कि क्या चीज़ आप कर सकते हो पहले। कई बार ऐसे भी होता है कि हाँ हमें पे ऑफ करना ही होता है साथ साथ, तो ठीक है वो अलग सिनेरियो। बट अगर आप कर सकते हो पेरेंट्स की हेल्प से लोन का वेट, तो आप बाद में पे ऑफ जल्दी कर सकते हो। तो ये हमारी बात हुई यहाँ जॉब की। अब उसके बाद भी पहला स्टेप हम एनआरआई के लिए यही होता है भाई, पीआर लेनी है, पक्के कनाडा वाले पक्के बनना है, पक्के कनाडा वाले। तो वो पक्के कनाडा वाले आप कौन से ईयर में जाके बने? तो जब मैं ज्वाइन कर लिया था तो मेरे को था कि अब नेक्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली पीआर ही है, क्योंकि जॉब आ गई आपके पास, है ना, आप एजुकेशन भी आपने हासिल कर ली। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जनरली लोग बोल रहे थे कि आपका जब 1 साल हो जाए वर्क एक्सपीरियंस, तब आपके पास पॉइंट्स बन जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मैं फिर भी सोच रहा था कि नहीं, 1 साल भी क्यों, मैं पहले ही लगा देता हूँ। और उस टाइम फेडरल वाले ड्रॉज भी आ रहे थे। तो फेडरल वाले वो ड्रॉज हैं कि भाई आप इंडिया बैठे भी अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हो तो आपका भी उसमें नाम आ सकता है, अगर आपके पास पॉइंट्स अच्छे हैं। आपको उसके लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस करने की वेट जरूरत नहीं है। तो मेरा इंडिया का सैमसंग का 3 साल का एक्सपीरियंस था ही, कैनेडियन एजुकेशन थी, तो मैंने देखा पॉइंट्स बन रहे थे, तो मैंने कहा क्यों मैं वेट करूं। मैंने उसी साल ही 2020 में ही फाइल लगाई, और सितंबर मेरे को याद है 2020 में ही मेरे को आईटीए आ गया था। वाह जी वाह। आईटीए का मतलब है इनविटेशन टू अप्लाई, आप कर सकते हो, पॉइंट पूरे हैं आपके। अब पीआर पक्की है अगर आपके दस्तावेज सही तरीके वाले हैं तो। फिर वो तो सितंबर में मेरे को आईटीए आ गया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए अपने फटाफट बना के, पीसीसी वगैरह,
और जनवरी 2021 में पीआर अप्रूव हो गई। तो उस टाइम के हिसाब से 4 मंथ्स में आ गई अरे ऑलमोस्ट, वाह जो कि कहते हैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस था। भाई, खुशियों की लहर दौड़ गई। हाँ जी। 2018 में आए स्टूडेंट परमिट पे, हाँ जी। वर्क परमिट पूरा करा, और 2021 में पीआर भी आ गई PR जब कोविड चल रहा था। हाँ, तो ये बढ़िया हो गया ये। हाँ, खुशी हो गई, परिवार में भी खुशी आ वाह। गई, लड्डू बट गए जी, लड्डू बट गए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप था भी, हाँ चलो अब जाते हैं इंडिया, क्योंकि 2018 से आए हो, काफी टाइम हो गया था। 3 साल हो गए, आप इंडिया गए नहीं हो, और अब सब कुछ सेटल हो गया जब, है ना, तो फिर 21 में मौका मिला इंडिया पहली बार जाने का। तो जी बहुत ही अच्छा लगा, रिश्तेदारों ने बहुत प्यार दिया, घर वालों ने बहुत प्यार दिया, तो पीआर लेके गए तो काफी ऐसा फीलिंग हुआ कि कुछ अचीव करके वापस गए। वो आप फूल माला वगैरह कुछ हुआ ऐसे ऐसे? नहीं, इतना तो नहीं हुआ। अब इतना भी कोई ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि पीआर भी बड़ी आम हो गई है कनाडा में। ये तो है। बट हाँ देख, पेरेंट्स को प्राउड तो होता ही ये है तो है कि भाई हाँ हमारे बच्चा पक्का हो गया। पक्का हो गया, और सही तरीके से, ऐसे कोई गलत काम भी नहीं, हाँ। सब जेन्युइन काम करा, खुद पीआर की फाइल लगाई अपना, और सीधे तरीके से पीआर कार्ड ले लिया। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कनाडा की जो वेबसाइट है canada.ca, हाँ। इसमें उन्होंने इतना क्लियरली स्टेप बाय Step स्टेप by बता step रखा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो बहुत ही क्लियर था। मैंने बस वो पढ़ा, फॉलो किया, और लकीली हो गया। वेरी गुड। तो भाई पीआर भी आ गई, अब अगला स्टेप क्या होता है कनेडियन जर्नी का? अगला स्टेप होता है सिटीजनशिप लेना। तो उसका भी बता दीजिए थोड़ा, सिटीजनशिप वो- कब कैसे आई? हाँ, वो था कि जब मैं एलिजिबल हुआ कि हाँ अब आप सिटीजनशिप लगा सकते हो, तो पहले तो डाउट था कि हाँ भाई आपको इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि डुअल तो है नहीं यहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा सोचा था कि भाई क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। फिर मेरे को लगा कि यार जब रहना ही कनाडा में है तो व्हाई नॉट, तो मैंने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी, और वो लकीली वो भी फटाफट आ गई। हाँ। तो वो कौन से साल में आई? वो आई थी 2023 में। वाह जी वाह। 2018, 2021, 2023। हाँ। तो देख लीजिए, मतलब 2018 से 2023 कितने साल बनते हैं हमारे? 5 साल में पाँच स्टूडेंट से सिटीजन। 5 साल से स्टूडेंट से सिटीजनशिप। नो डाउट अब थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, बट अगर सीधे तरीके से करो, अभी सरकार यहाँ की अलग अलग पाथ बना रही है, तो अगर आपको बस ये देखना है सही तरीके से कौन सा पाथवे यूज करके आप पीआर ले सकते हो। तो सिटीजनशिप भी ले ली हमने, तो अब पूरे पक्के हो चुके हैं इस टाइम कनेडियन सिटीजनशिप भी। और वोट भी कर सकते हैं हम कनेडियन, वोट भी कर सकते हैं, Election हालांकि में। वोट अभी करा नहीं है भुवन जी ने अभी तक, तो करेंगे लेकिन। वही इंडिया में था उस टाइम जब इलेक्शन हो रहे थे तो कर नहीं पाया, बट कोशिश थी कि ऑनलाइन करा जाए, बट सिस्टम समझ नहीं आया कि कैसे आपको भेजना है वोट अपना, क्योंकि सिक्योर्ड है ना ऑनलाइन में। अब ये तो ना कि अब सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हैं, ये तो है। तो वो सिक्योर सिस्टम था, और मैं इंडिया में था उस टाइम जब 2024 के इलेक्शन चल रहे थे, या 5 के, मार्क कार्नी। अच्छा हाँ जी। तो इस टाइम मार्क कार्नी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और धीरे धीरे रिश्ते भी सुधर रहे हैं भारत के साथ, तो अच्छा लग रहा है। तो अगला सवाल पूछने से पहले हम थोड़ा आपके साथ रैपिड फायर राउंड सा खेलना चाहते हैं। रैपिड फायर राउंड में हमारे 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 7 क्वेश्चन, और यस नो आंसर भी दे सकते हो, पूरा आंसर भी दे सकते हो, जैसे मन में है, कोई दबाव नहीं है। कोई बात नहीं। तो पहला सवाल हमारा क्या होगा रैपिड फायर में? पहला सवाल हमारा ये है कि अब आप सिटीजनशिप बन चुके हो, इंडिया और कनाडा में आपको कौन सा अपना घर अब ज्यादा लगता है, या अभी भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है आपके लिए? मैं कहूँगा अब कनाडा ही घर मान लिया है मैंने। अच्छा। क्योंकि भाई आप साल के 11 महीने तो कनाडा में ही रहते हो, है ना, 1 महीने जाते हो इंडिया। बिल्कुल। रैपिड फायर का शॉर्ट आंसर दूंगा कनाडा 1, इंडिया भी 1 ही है, बट रैपिड फायर में ये होगा। अगला क्वेश्चन ये होगा, आपने जब कनाडा यहाँ पे आए थे, और यहाँ से लेके मतलब जब 2018 से लेके 2026 तक कनाडा का सबसे पहला वर्ड आपने कौन सा सीखा था, जो आपको लगता है ये तो सीखना ही चाहिए? ए।
यहाँ पे कनेडियंस ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, ए मेट, ए मेट ए। तो ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा जब आप भी कनाडा आओगे। ये एक तरह से स्लैंग है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि फूड वाइज आपने कनेडियन फूड भी देखा होगा, पुतीन यहाँ की बड़ी फेमस है, बिल्कुल। पर अपना इंडियन में भी काफी, इंडिया में तो वैरायटी इतनी है भाई, तो खाने में आप किसको प्रेफरेंस? तो जी मैं तो जी दिल का देसी लड़का हूँ, अरे वाह, मेरे को तो इंडिया नहीं पसंद, इंडिया नहीं पसंद। समझ गए। और अगर आप वैंकूवर हो, सरी हो, तो भाई लोग सियाटल से और दूर दूर से यूएस से यहाँ आते हैं खाने पीने, तो कमी आपको कभी खलेगी ही नहीं। वैंकूवर की सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पे पंजाबी और अपने नॉर्थ इंडियन भाई बहन इतना बहुत सारे स्ट्रांग हो गया है ना नेटवर्क, बहुत ही स्ट्रांग गढ़ बन गए सही में, और खाने की कोई कोई कमी नहीं है, बढ़िया, ये तो है। तो वो चीज अच्छी लगती है। ये बात कही आपने बिल्कुल सही। तो खाने की ऐसी बात कर दी, मुझे लगता है पॉडकास्ट खत्म करके मैं छोले भटूरे खाना पड़ेगा। ये है, पहले तो होटल बंद हो जाते थे रात को, होटल मतलब यहाँ रेस्टोरेंट कहते हैं उसको, तो अब रात वाले भी खुले रहने वाले भी हो गए हैं, तो हमें मिल जाएगा कोई ना कोई ऑप्शन। सवाल ये होगा कि कोई ऐसी एडवाइस दो जो अभी इमिग्रेंट्स नए आने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सबसे बेस्ट एडवाइस होगी? मैं तो जी यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च करके आए, ऐसे मत आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे पीआर मुश्किल हो गई है। तो काफ़ी लोग जब यहाँ पे ऐसे आए ना देखा देखी में, उन्हें बहुत दिक्कतें आई हैं कि भाई यहाँ पीआर नहीं हो रही, तो अब लोन वोन लेके आते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि भाई चुकाना भी है, अब पक्के नहीं हो पाओगे तो कैसे चुकाओगे, राइट। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12th करके, वो काफ़ी मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अपनी रिसर्च करके आएँ, और सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ही अपने भाइयों का, और अपनी रिसर्च करें, रिसर्च करके आओ। नो डाउट प्रोसेस सब मुश्किल हो चुका है, बट अगर आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी और आप मेंटली स्ट्रांग होके आओगे, तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये बोला कि आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, तो फ्रेंड्स आपको बड़े सोच समझ के चुनने पड़ेंगे। यहाँ पे ड्रग्स वगैरह के केसेस भी हैं, तो हर तरह की दुनिया है यहाँ पे, पर आपको अपने सही तरह का नेटवर्क चुनना है ताकि आप उनके साथ ग्रो कर सको सही डायरेक्शन में। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन ये होगा मेरे लिए कि अगर आप वक्त में पीछे जाके 2018 वाले भुवन को कुछ सलाह दे पाते तो क्या देते? मैं तो जी यही कहता भाई, ज़्यादा सीरियस मत लो लाइफ को, एंजॉय करो, क्योंकि फन करो। हाँ, फन करो, वो भी मतलब जरूरी है। ये नहीं कहता कि सिर्फ फन करो, अपनी जो भी स्टडी करो या अपने वर्क पे भी ध्यान दो, लेकिन बैलेंस रखो। बैलेंस, हाँ, बैलेंस अप्रोच बहुत जरूरी है। बैलेंस लाइफ में आपके जैसे फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी दूर हो जाते हैं, तो उनको भी मत भूलो। तो जैसे पेरेंट्स कहते हैं भाई जंक फूड मत खाते रहो, दाल भी खा लो येलो वाली, तो मतलब बैलेंस बना के चलो भाई, मजा भी करो लाइफ का, और पढ़ाई में तो ध्यान रखो ही रखो। मैं कहूँगा कि भाई 2018 में मैं सिर्फ एक गोल के लिए आया था कि भाई मेरे को स्टडी करनी, बट नहीं, आप और भी में टाइम लगा देते हो आप, लेकिन आपको और भी चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। तो है, हमने काफ़ी ट्रिप्स कर ली भुवन, मैंने, हमारे मतलब फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, कैलगरी घूम आए हम, मॉन्ट्रियल में घूमना है हमें, वैसे अभी घूमे नहीं है वहाँ पे, बट टोरंटो वगैरह ये हम एक बार थोड़ा घूम आए हैं, तो पर हम लेट घूमे यहाँ पे, बट हमें अगर अब हम वापस पीछे जाए तो हमें लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ। तो टाइम टू टाइम कुछ आसपास देखा, और वैंकूवर में तो स्पेशली काफ़ी कुछ जगह है घूमने की, तो अपना टाइम निकाल लो थोड़ा। तो ये हो गई हमारी अलग अलग बातें। आपने काफ़ी कुछ जाना कि भाई भुवन की लाइफ कैसे शुरू हुई कनाडा में, एक तरह से सेकंड लाइफ ही शुरू करी आपने यहाँ के, जीरो से लेके हीरो का सफ़र कर लिया, तो पूरी पिक्चर ही बन गई एक तरह से आपकी यहाँ पे आके। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल से, लाइकवाइज यहाँ पे भी और बड़ा अच्छा लगा। तरह एक चीज़ और, भुवन ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करा टूरो का। तो टूरो एक ऐसी ऐप है यहाँ पे, जैसे आप रेंट पे कार दे सकते हो अपनी, तो भुवन ने सोचा भाई एक कार तो है मेरे पास, उसको रेंट पे दे देता हूँ, और दूसरी कार एक और खरीद ली,
और वो भी रेंट पे चढ़ा दी। पर पहली कार का क्या हुआ, वो टक्कर बच गई थोड़ी, जो बंदा चला रहा था। तो भाई थोड़ा इन चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट थोड़ा सोच के भी चलना होता है कि अगला बंदा भी कुछ भी कर सकता है। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स लेके चलना होता है। तो एक्सप्लोर करो पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि आप एक इनकम के साथ दूसरा इनकम सोर्स भी बना सकते हो। इसमें कि भाई कनाडा में एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आपको अगर मन कर रहा है कुछ करने का तो बेझिझक होके करिए। करिए, जरूर करिए। सीखोगे कुछ ना कुछ, अगर फेलियर भी मिलेगा, फेलियर से भी सीखोगे, लेकिन कुछ ना कुछ सीखोगे जाओगे। यही बात होती है कि ये कई लोगों का सवाल होता है कि कनाडा में आके सारे कंटेंट क्रिएटर क्यों बन जाते हैं। भाई इसीलिए बनते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मुश्किल होगा बट ट्राई करो। हमने भी ट्राई करा है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट सही लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ में इसको शेयर भी कीजिए जो और नए नए आपके दोस्त कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ के साथ आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि अगर आपका कोई सवाल है कनाडा रिलेटेड या स्टडीज़ रिलेटेड या कोई और भी पर्सनल इशू है आपको, आप डिस्कस करना चाहते हो, आप पर्सनली हमें कमेंट कर सकते हो मुझे, या आप भुवन को भी रीच आउट कर सकते हो। बिल्कुल, मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाँ, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डिस्प्ले हो रही होगी। लिंक कहीं पे आएगा, अभी हम देखेंगे कैसे आएगा, बट आएगा जरूर लिंक आपको। तो आप भुवन को भी रीच आउट कर सकते हो, मुझे भी रीच आउट कर सकते हो। तो इसको करते हैं अभी के लिए हम यहाँ पे दी एंड, और अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ एक और पॉडकास्ट होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच भुवन जी, आपका पॉडकास्ट में आने का। प्लेजर। परफेक्ट।